नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम देखेंगे इकाई योजना के सोपान। थोड़ा सा फिर इसके विषय में हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में थी उसमें हमने इसके विषय में पढ़ा था। आज फिर से हम क्या देखेंगे, इकाई योजना के सोपान। ठीक है, तो इकाई योजना के सोपान क्या क्या है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इकाई योजना के पीछे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इकाई योजना है क्या, इकाई योजना की परिभाषा कैसे बनती है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और इकाई योजना की विशेषता क्या है, और इकाई योजना के उद्देश्य क्या क्या है, इसके विषय में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इकाई योजना के सोपान। इसके विषय में लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। आज फिर से क्या करते हैं भाई, हम फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, इकाई योजना के सोपान। तो पहला सोपान क्या कहता है, देखिए पहला सोपान कहता है आपके पास सामान्य उद्देश्यों का चयन। सामान्य उद्देश्यों का चयन, तो सामान्य उद्देश्यों का जब चयन करते हैं तो क्या दिखाता है छात्र, इसमें कहता है सबसे पहले अध्यापक सामान्य उद्देश्यों का चयन करता है जिससे इकाई की प्रकृति तथा क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए जब भी हम क्या बनाते हैं, इकाई योजना बनाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक सामान्य उद्देश्य का चयन किया जाता है। एक सामान्य उद्देश्य के क्या करते हैं, चयन। तो इसमें आपको कहा जाता है कि सबसे पहले एक अध्यापक क्या करता है, सामान्य उद्देश्य का चयन करता है जिससे इकाई की प्रकृति तथा क्षेत्र वो दोनों क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, है ना। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी उसकी जो भी हम इकाई बनाते हैं, इकाई जब रहती है उस इकाई क्या रहती है, उसका एक अपना नेचर रहता है, वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ में कहता है उसका क्षेत्र भी स्पष्ट होना चाहिए, उसका जितना भी एरिया है, जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इसे में खंडों का चयन कहता है, दूसरा पार्ट आपको खंडों का चयन। तो देखिए खंडों के चयन में क्या कहेंगे हम, खंडों का चयन आपको कहता है विषय वस्तु की महत्वपूर्ण इकाई के आधार पर, विषय वस्तु की महत्वपूर्ण इकाई के आधार पर खंडों का चयन किया जाता है, खंड क्रमबद्ध होते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि विषय वस्तु की महत्वपूर्ण इकाई के आधार पर, जो भी आपके पास विषय वस्तु रहती है, जो भी हमारे पास क्या रहेगी, विषय वस्तु रहती है, उसकी महत्वपूर्ण इकाई के आधार पर, जो महत्वपूर्ण इकाइयां रहती हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, खंडों का चयन करते हैं। खंडों का चयन कहने का मतलब देखिए, अगर आप एक इकाई बनाते हैं, है ना, तो इस इकाई में क्या रहेगा, कितने अध्याय हैं, तो इस इकाई में अगर हम कहते हैं तो इकाई एक दिया हुआ है अगर आपको, तो हम इस इकाई को दो खंडों में भी बांट सकते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो आधार होते हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम खंडों में बांट सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे खंड एक, खंड दो, इस प्रकार से हम इसको खंडों में भी विभक्त कर सकते हैं। किसके आधार पर, इसके महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं उसके आधार पर, जो भी विषय दिया है उसकी महत्व के अनुसार, उसकी महत्ता के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम इस इकाई को खंडों में भी बांट सकते हैं। ठीक है, और ये खंड कैसे रहते हैं, ये खंड आपके पास क्रमबद्ध तरीके से रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक खंड कहीं और चला गया और दूसरा खंड कहीं और, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जो भी विषय लेते हैं, जो भी पात्र लेते हैं, वो पात्र एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, है ना। कि अगर खंड एक में मैंने वर्ग समीकरण पढ़ाया है, तो खंड दो में वर्ग समीकरण से जुड़े हुए सवालों को पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगला कहता है हमारे पास, देखिए खंडों का विकास। तो खंडों का विकास हम कैसे करते हैं, ये देखिए, इसके लिए कहता है प्रत्येक खंड के उद्देश्य, प्रकृति व क्षेत्र का निर्धारण कर उन छात्र क्रियाओं का चयन किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ये क्रियाएं छात्रों के अनुभव पर आधारित होते हैं। देखिए कहता क्या है आपके पास, खंडों का विकास कैसे होता है छात्र, प्रत्येक खंड के उद्देश्य, प्रकृति व क्षेत्र का निर्धारण, है ना। यह क्षेत्र का निर्धारण क्या करते हैं, छात्र के क्रियाओं के हिसाब से चयन करना पड़ता है। उनके जो क्रियाकलाप है, जो उनकी रुचि है, उनका जो उद्देश्य है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसका हमको चयन करना पड़ता है। हर खंड के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, हर खंड का अपना अलग अलग उद्देश्य होगा। देखिए जैसे यहाँ खंड दिया है खंड एक, तो खंड एक का उद्देश्य अलग हो जाएगा आपके पास,
और खंड 2 का उद्देश्य भी आपके पास क्या हो जाएगा, अलग होगा। ठीक है छात्र, हम ये बता सकते हैं। ये किसके अनुसार रहेगा, ये आपकी प्रकृति, जो खंड दिया है उसकी प्रकृति के हिसाब से रहेगा। खंड की प्रकृति आपको क्या बताती है, देखिए उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। अगर खंड 1 में आपके पास वर्ग समीकरण दिया गया है तो खंड 1 में उसकी प्रकृति क्या बताएगी कि वर्ग समीकरण है क्या, उसकी परिभाषा बताएगी, उसका मीनिंग बताएंगे, मतलब उसका अर्थ बताएंगे, है ना, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, उसकी प्रकृति सिर्फ क्या है, उसकी प्रकृति है वर्ग समीकरण के बारे में जानना और उसके सूत्रों का अध्ययन करना। ये क्या है, उसकी प्रकृति और उसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है छात्र, तो उसके हिसाब से हम इसका निर्धारण करते हैं। अब देखिए खंड 2 में अगर हम आते हैं तो खंड 2 का हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं, उसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो खंड 2 में हमारे पास एक पात्र आएगी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्ग समीकरण की परिभाषा पढ़े हैं, जो उसका अर्थ पढ़े हैं, जो उसका सूत्र पढ़े हैं, उन सूत्रों को सवालों में हम कैसे, है ना, सवालों में जो हमारे पास प्रश्न रहेंगे उसमें हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उन सवालों को हल किया जा सकता है, ये हम किसमें बताएंगे, खंड 2 में जो प्रश्नावली लेते हैं या जो प्रश्न लेते हैं उसमें हम बताते हैं कि जो ऊपर हमने पढ़ा है वर्ग समीकरण के बारे में, उन सबको हम अप्लाई उस पर हम कैसे कर सकते हैं खंड 2 में। इस प्रकार से क्या होता है, खंडों का विकास किया जाता है, उसके उद्देश्य के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक और बात रहती है कि छात्रों की रुचि पर भी निर्भर करता है, उनकी क्रियाओं पर भी निर्भर करता है। ठीक है, देखिए आगे कहता है प्रस्तावना। ठीक है, क्या दिया गया आपको नेक्स्ट में, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या कहता है छात्र, प्रस्तावना कहता है अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान, इकाई के प्रमुख पक्ष तथा ऐसे प्रश्नों के चयन जिनसे प्रस्तावना प्रारंभ हो सके का निर्धारण कर प्रस्तावना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तावना का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रस्तावना का निर्माण इस प्रकार होता है कि जो छात्रों का पूर्व ज्ञान होता है, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र है ना, उनका पूर्व ज्ञान, अध्यापकों का पूर्व ज्ञान और छात्रों का भी पूर्व ज्ञान, है ना, उसके हिसाब से क्या होता है, विषय वस्तु का चयन किया जाता है और उस इकाई को हम पहले बनाते हैं। देखिए अगर हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो हमको क्या होना चाहिए कि समीकरण से जुड़ा हुआ बात या उससे जुड़ी हुई बातें छात्रों को भी थोड़ी सी पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और जो अध्यापक है उसको भी अच्छे से उसके विषय में मालूम होना चाहिए कि आप जो समीकरण पढ़ रहे हैं तो समीकरण आया कहाँ से और किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो उसका पूर्व ज्ञान किसको होना चाहिए, अध्यापक को भी होना चाहिए, हाँ, और थोड़ा सा पूर्व ज्ञान किसको होना चाहिए, छात्रों को, विद्यार्थियों को भी होना चाहिए। ठीक है, इसी के सहारे हम क्या करते हैं कि हम प्रस्तावना का निर्धारण कर सकते हैं। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रस्तावना का निर्धारण करते हैं, प्रस्तावना बना सकते हैं, एक प्रस्ताव क्या करते हैं उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आगे कहते हैं इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं की आवश्यकता। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है, ये देखिए इस पद में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था की जाती है। देखिए इस पद में क्या होता है, छात्रों की जो भिन्नता होती है, जो भिन्न भिन्न छात्र हैं, भिन्नता कही गई है, तो सभी छात्रों में क्या होती है, अपनी अपनी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है, गुण होती है, सभी में क्या होती है, भिन्नताएं होती हैं, सब एक समान नहीं होते। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि योजना को हम बनाते हैं और योजनाओं की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है मापन। मापन इक्विस क्या होता है, मूल्यांकन में ही आता है। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है इसमें, इस पद में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान होता है। इसमें कौन सी कुशलताओं को प्राप्त किया जाता है, किन कठिनाइयों का सामना किया, इन सभी जानकारी प्राप्त होती है। किन कठिनाइयों का सामना किया गया है, इन सभी की जानकारी प्राप्त की जाती है या होती है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मापन इस पद्धति में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का होता है। देखिए मापन में क्या होता है,
इसमें छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि हमने जो पढ़ाया, जो शिक्षक ने पढ़ाया, उसको उन्होंने कितना अर्जित किया, उसमें कितना उसने रुचि ली, तो इसका क्या होता है, इसमें वापन में उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। और आगे कहता है इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान होता है। तो देखिए, अर्जित ज्ञान कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक उनको पढ़ाए, अगर हम गणित विषय के बारे में पढ़ाए, है ना, हमारा विषय गणित है, हम गणित के एक शिक्षक हैं, तो हम अगर उसमें वर्ग समीकरण पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें वर्ग समीकरण पढ़ाएं, तो वर्ग समीकरण में हमने क्या क्या पढ़ाया, हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कैसे? टेस्ट के माध्यम से, मौखिक प्रश्न के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से, या फिर किसी प्रैक्टिकल के माध्यम से। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो वहां से हमको क्या मिलता है, छात्रों द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान वहां से क्या होता है, हमको दिखाई दे जाता है, हमको समझा जाता है कि उन्होंने, है ना, विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान वहां पे अर्जित किया, हमारे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को कितना उन्होंने अर्जित किया, कितने उसके उद्देश्य की पूर्ति हुई। ठीक है छात्र, ठीक है। अब देखिए, इसी में दिया गया है कि इकाई योजना बनाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ बिंदुएं दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को हम क्या है, ध्यान में रखना पड़ता है। कब? जब हम क्या बनाते हैं, इकाई योजना बनाते हैं तब। देखिए, पहला क्या कहता है, योजना लचीली होनी चाहिए ताकि प्रभावशाली व पिछड़े बालकों के लिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे सबके योग्य बनाया जा सके। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि जो योजना बनाते हैं, जो इकाई योजना बनाते हैं हम, वो क्या होनी चाहिए, वो लचीली होनी चाहिए, है ना, लचीली होनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालक के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके, परिवर्तन करके उसे और योग्य बनाया जा सकता है, उसे और थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा कहता है योजना में विविधता होनी चाहिए। योजना में क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। उसमें प्रायोगिक कार्य, है ना, उसमें प्रायोगिक कार्य क्षेत्र, परिभ्रमण, प्रदर्शन तथा शिक्षण सामग्री के उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, योजना में क्या होती है, आपके पास विविधता होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें प्रायोगिक कार्य का क्षेत्र है, परिभ्रमण है, प्रदर्शन है तथा शिक्षण सामग्री के उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जब आप एक इकाई योजना बनाते हैं तो उसमें विविधता होनी चाहिए। किस प्रकार की विविधता होनी चाहिए, आपको दिया गया है कि प्रायोगिक कार्य होना चाहिए, उसका एक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है। परिभ्रमण मतलब पूर्व वाले टर्म से भी वहां पे होने चाहिए, जैसे वर्तमान में भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि छात्रों को कहाँ पे एजुकेशन टूर ले जाया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पर्यटन स्थल है या कुछ जो जानकारी की योग्य है, वहाँ पर छात्रों को एक साल, है ना, विद्यार्थियों को हर साल टूर पे ले जाया जाता है, उनका भ्रमण कराया जाता है, उनकी जानकारी के लिए उनको भ्रमण के लिए ले जाया जाता है ना। लगभग सभी स्टेट में सब चीज़ें चल रही हैं, सभी स्कूलों में हो रहा है। अभी फिलहाल ये ऐसा है कि आपके पास ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, प्रदर्शनी भी होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि शिक्षण सामग्री के उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस पर क्या होता है छात्र, जो भी हम शिक्षण सामग्री उपयोग करते हैं वो हमको उपयोगी होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए तो अलग बात है, लेकिन वो उपयोगी होना चाहिए। हम ऐसे शिक्षण सामग्री का चयन करें जिससे विद्यार्थियों को बहुत जल्दी या कम समय में वो चीज़ें या जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे कहता है योजना में ऐसे प्रकरणों तथा तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए जिनका ज्ञान पहले प्राप्त नहीं किया गया हो। देखो, योजना में ऐसी चीजों का भी समायोजन होना चाहिए जिसका ज्ञान पहले से होता नहीं है। देखिए, पहले जो होता है योजना ऐसी बनती है कि पूर्वाज्ञान का भी उपयोग होता है, जो पहले से हमको ज्ञान प्राप्त है या पहले से हम पढ़ चुके हैं वो उससे क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो उससे जुड़ा है छात्र तो क्या होता है, उसके बाद कुछ ऐसे विषय होते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्या होता है उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, कुछ नया उसमें आना चाहिए, कुछ नया हमको विद्यार्थियों को सिखाने के लिए आना चाहिए, पढ़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है।
फिर कहता है योजना छात्रों की योग्यता, आवश्यकता और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि जो भी योजना हम बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, छात्रों की योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम योजना बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, छात्रों की योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार और उनकी रुचियों के अनुसार वो होनी चाहिए। ठीक, अगला कहता है छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अब स्तर कहने का मतलब सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का लेवल एक प्रकार से नहीं होता, एक टाइप से नहीं होता। ठीक है, सभी छात्रों का अपना अपना एक लेवल होता है, सभी विद्यार्थियों का अपना अपना एक लेवल होता है, उनका एक IQ लेवल भी होता है, लेवल भी होता है ना, एक स्तर होता है कि एक किस स्तर तक वो समझ सकते हैं और उन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। ये भी क्या होता है, किस स्तर तक वो दिखाई दे जाता है, तो उसका भी क्या होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। जब भी हम योजना बनाते हैं तो किसी एक स्तर तक उस योजना को बनाया जाए। ये प्रभावशाली छात्रों के लिए कैसे बनेगा, पिछड़े बालकों के लिए कैसे बनेगा, जो मंद बुद्धि वाला है उनके लिए कैसे बनेगा, इन सब की योजनाएं क्या होनी चाहिए, उनके स्तर के हिसाब से बनानी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है इसमें योजना में शिक्षण उद्देश्य को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी हम योजना बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जो शिक्षण का उद्देश्य है वो केंद्रित होना चाहिए, हम उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। किसी भी शिक्षक का उस टॉपिक से भटकाव नहीं होना चाहिए। जो भी हम शिक्षण के लिए लेते हैं, जो भी टॉपिक हम लेते हैं, है ना, उसके उद्देश्य की पूर्ति बराबर होनी चाहिए। उसको समझाते समझाते या बताते बताते हमको उस टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। उससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में नहीं आती और थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, वहाँ पे समझ नहीं पाते, वहीं पर घूम जाते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जब भी एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षण विधि, है ना, जब भी कोई भी शिक्षण विधि अपनाता है तो क्या करना चाहिए उनको, कि वहीं पर क्या होनी चाहिए, उसको अपने विषय वस्तु पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए और उसका चयन भी ठीक से करना चाहिए, है ना, उसका चयन भी क्या होना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। ठीक, जिससे उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, देखिए आगे फिर कहता है कि प्राप्त ज्ञान व अनुभव के मूल्यांकन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। एक शिक्षक द्वारा जब भी एक इकाई योजना या पाठ्य योजना बनाई जाती है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उस विषय के बारे में हमने जो पढ़ा है वो और अनुभव के मूल्यांकन से क्या होना चाहिए, एक उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एक शिक्षक अपने जीवन काल में जितना उसका अनुभव है शिक्षण का और जो प्राप्त ज्ञान है उन सब का क्या है, मूल्यांकन करके एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो और जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो शिक्षण का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति सरलता से हो, है ना, समझने में समय ना लगे या उस उद्देश्य की पूर्ति भी क्या हो, बड़ी सरलता से हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है गृह कार्य प्रदान करने के उपयुक्त अवसर होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी इकाई योजना बनाते हैं तो वहाँ छात्रों को, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य कहने का मतलब होमवर्क उनको देना चाहिए कि हम जितना आपको पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको छांट कर देते हैं, कुछ प्रश्न आपको छांट कर देते हैं, इसे आप घर से बनाकर लाइए और कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समस्या हो तो हमको आकर बताइए, हमसे उसके बारे में डिस्कस निकालिए, हमसे डिस्कस कीजिए, उससे वार्तालाप कीजिए हमसे, ताकि हम उस विषय के बारे में आपको और अच्छे से समझा सके और उसको आपको समझ में आए और वो आपके आगे काम आए। ठीक है, ये होता है छात्र कुछ क्या है आपके पास इकाई योजना में जो बनाने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उसके विषय में हमने देखा। ठीक है, अब देखिए इसी में देता है इकाई योजना का प्रारूप, इसका प्रारूप होता कैसे है, इसका इकाई योजना का प्रारूप, इकाई योजना का प्रारूप हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए इसके विषय में हम देखते हैं इकाई योजना का प्रारूप। ठीक है, देखिए इकाई योजना का प्रारूप कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इकाई योजना का प्रारूप हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, परिचयात्मक पक्ष।
ठीक है। इसमें आपके पास आता है कक्षा, सबसे पहले आएगा आपके पास कक्षा, कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, फिर यहाँ बताया जाता है आपके पास विषय, ठीक है, ये शुरुआती है। फिर यहाँ से आप कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, फिर क्या बताएंगे यहाँ से प्रकरण बताएंगे, ठीक है। ये आगे आपके लिए क्या रहेगा, फिर कुछ मार्जिन में जाएगा, फिर यहाँ पे आप बताएंगे इकाई संख्या, ठीक है, ये होगा। फिर आपके पास इकाई संख्या बताएंगे, फिर एक मार्जिन, फिर कहता है आपको आवृत्ति, आवृत्ति, शिक्षण हेतु आवश्यक कालांश, कालांश मतलब जो कालखंड होता है, ठीक है। फिर से स्पेस, अब फिर यहाँ पे कहता है मूल्यांकन कालांश, मूल्यांकन कालांश, मूल्यांकन से दिया गया समय, फिर होता है सुधारात्मक, सुधारात्मक अध्यापन हेतु आवश्यक कालांश, हेतु कालांश, हेतु कालांश, इसे स्पेस, लास्ट में कहता है योग, फिर से बनाइए इसका स्पेस। ये पहले इसका प्रारंभिक है, प्रारंभिक इसकी जो होती है उसके विषय में छात्र कहता है, देखिए जब इसका हम परिचय देते हैं, इसका परिचयात्मक पक्ष होता है कैसे रहेगा। सबसे पहले आप कक्षा के बारे में बताएंगे इकाई योजना में, फिर विषय के बारे में बताएंगे, फिर आपका प्रकरण क्या है, प्रकरण कहने का मतलब जो टॉपिक क्या है उस टॉपिक के विषय में बताएंगे, फिर कहते हैं इकाई संख्या, कौन सी इकाई को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर कहता है आवृत्ति शिक्षण हेतु आवश्यक कालांश, मतलब आवृत्ति शिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो समय अवधि होता है, पढ़ाने का जो समय अवधि होता है उसके लिए वहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। फिर मूल्यांकन कालांश, मूल्यांकन करने के लिए जो कालखंड हम छाट के रखते हैं वो उसके लिए आएगा। फिर सुधारात्मक अध्ययन हेतु कालांश, मतलब सुधारात्मक अध्ययन मतलब कभी शिक्षक से या कभी विद्यार्थियों से क्या होती है, कुछ विषय वस्तु क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, या समझाने में या समझने में दिक्कत आती है, तो उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक अलग से कालखंड निकालते हैं, है ना, एक अलग से उसको कालखंड निकाल के रखते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, पूरा इसका योग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसका योग निकालते हैं छात्र। ये होता है इसका छोटा सा परिचय, है ना, इसका परिचयात्मक पक्ष, जो परिचय का पक्ष है ये होता है इसके लिए आपके पास इकाई योजना के लिए। अब देखिए इसको किस प्रकार से और बांटा गया है खंडों में, है ना, तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको। इसको आपको बांटा गया है, ये कहता है पहले ये कहता है आपको उद्देश्य तथा प्रभावक परिवर्तन, उद्देश्य तथा व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद दिया यहाँ पे वो इकाइयाँ, ठीक है, उप इकाइयाँ या आप कह सकते हैं या पाठ प्रकरण, जो पाठ का प्रकरण होता है, पाठ प्रकरण, ठीक। इसके बाद कहता है आपको अध्यापन बिंदु, ठीक। और उसके बाद आपको कहता है शिक्षण ज्ञान अर्जन स्थितियां अध्यापक क्रिया, है ना, या आप कह सकते हैं यहाँ पे अध्यापक क्रियाएं, जो अध्यापक द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उसकी बात कह सकते हैं, ठीक। फिर कहते हैं यहाँ पे छात्र क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, ठीक है छात्र। फिर कहता है मूल्यांकन, मूल्यांकन कार्य या मूल्यांकन विधि, ठीक है, ये हो गया। और इसके सबसे अंत में आता है आपके पास, देखिए सबसे अंत में आएगा आपके पास, इसमें क्या दिखाएगा छात्र आपको सबसे अंत में,
वो होता है गृह कार्य। यहाँ पे हमारे पास स्पेस पे है तो हम यहाँ लास्ट में बता सकते हैं क्या है ये, है ना, इसके बाद आता है लास्ट में गृह कार्य। क्या आएगा आपके पास? गृह कार्य। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, इकाई योजना को हम बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जी।